बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से स्टार्ट किया था और उसी को हम थोड़ा सा आज रिव्यू करते हैं। हम आगे गाउस लॉ वगैरह पढ़ेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। मतलब कि किसी खास एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी तादाद कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां से पास कर रही हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और अगेन सुन लें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी खास एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो तादाद है, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने लिखा था कि जैसे ये हमारे पास फिगर है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की तादाद 2 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, इसकी मैग्नीट्यूड 2 होगी। मुझे बेटा पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इस जगह पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा, वह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जब हम इधर बी पॉइंट पे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एरिया से कम गुजर रही हैं। तो मुझे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। वहाँ पे जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होता जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ डिपेंड करेगा कि वो जो एरिया है, एरिया एलिमेंट है, उसका एरिया कितना है। अगर वो बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी। मतलब मैं एक इससे बड़ा एरिया ले लेता, हो सकता है कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस से गुजरती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, कि अगर ये एरिया एलिमेंट इस तरह है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तादाद ये है। अगर यहाँ पे एरिया एलिमेंट किसी और डायरेक्शन में होता, फर्ज किया ये एरिया एलिमेंट जो है वो मैं कुछ इस डायरेक्शन में ले लेता, इस डायरेक्शन में ले लेता, तो इसी इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तादाद कुछ की वैल्यू कुछ और होती। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक एरिया ऑफ द एरिया एलिमेंट पे जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, और दूसरा एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन पे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हमने लिखा था फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे हम लिखते हैं ई डॉट ए। मैंने कहा कि ए क्या है इसमें, ए इज द वेक्टर एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया तो स्केलर होता है, ये वेक्टर एरिया क्या हुआ। बेटा किसी भी स्केलर के साथ डायरेक्शन को असाइन करते हैं तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। बेटा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी अलोंग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। फर्ज किया ये मेरे पास एरिया एलिमेंट है, ये वाला, इसका ये नॉर्मल है, इसकी जो सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और यही वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। अगर यही एरिया एलिमेंट कुछ इस तरह से होता मेरे पास, ये सरफेस होती यानी इस तरह से होती, जिस तरह ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं इस तरह से होती, तो बेटा ये इसका नॉर्मल इधर को होता और वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन ये होती। तो थीटा इज द एंगल, हम इसे लिख सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं।
इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा। ये एक एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, ये जो ग्रीन वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये थीटा लिखा है यहाँ पर, ये थीटा थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान होता तो यहाँ कहीं पे होता, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहे। ये हम पहले इस एरिया का नॉर्मल लिया, ये वाला जो ये एक से शो हो रहा है, तो ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू दी एरिया के दरमियान है। अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा, ए क्या है वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है अलोंग नॉर्मल टू दी एरिया। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम ये एक सिचुएशन देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये गुजर रही हैं और इसके सामने जो एरिया एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी एरिया एलिमेंट इस तरह है बेटा, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर हम देखें तो एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेकिन बेटा हमारा हमने जो थीटा लिखना है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं है, बल्कि क्या है नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान है। तो अगर ये एरिया है तो नॉर्मल टू द एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर एरिया एलिमेंट बेटा परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो नॉर्मल टू द एरिया विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है और एरिया एलिमेंट का जो नॉर्मल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अगर ये वही सिचुएशन हो तो बेटा व्हेन जो एरिया एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो बेटा थीटा को 90 नहीं लिखेंगे बल्कि 0 लिखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमने एंगल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं लेना, हमने एंगल लेना है नॉर्मल टू दी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो नॉर्मल टू दी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल है ना, ज्यादा थीटा 0 होगा। तो अब इसके लिए मैं अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहूँ, क्या आएगा, ई ए परपेंडिकुलर है तो थीटा विल बी 0 और cos 0 क्या होता है 1, और ये मैक्सिमम cos की वैल्यू है, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम जब क्या हो एरिया परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और अगर बेटा एरिया पैरेलल हो जाए जैसा कि यहाँ पर एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, बट जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, लेकिन जो नॉर्मल टू द एरिया ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इनके दरमियान अगर हम एंगल देखें तो दिस एंगल विल बी 90, और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लूंगा तो ये ई ए पैरेलल है, तो लेकिन थीटा क्या हो जाएगा 90, 90 cos 90 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जब एरिया परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और जब एरिया पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, और जब एरिया ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम के हो। कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इसकी कल हमने यूनिट्स देखे थे, तो ये क्या है ई ए कॉस थीटा, ई की यूनिट्स क्या हैं न्यूटन पर कूलम, कल हमने देखा था ई एफ ओवर क्यू होता है और ए क्या है मीटर स्क्वायर। तो इसके हम यूनिट्स ऑफ फाई ई इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पर कूलम था, पर कूलम, दिस इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो के बेटा इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना चाहें किसी क्लोज सरफेस में से, तो आर्टिकल का हमारा नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, एक चार्ज अगर उसके अंदर। अपनी सिमेट्री के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया कि हमने जो क्लोज सरफेस है उसे एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले ली, एक स्फेयर था, और स्फेयर के सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ताकि स्फेयर, ये हमें पता है कि स्फेयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा, लिहाजा स्फेयर के हर पॉइंट पर जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ये सिमेट्रिकल हमने एक सरफेस ली, रेगुलर सरफेस ली, ताकि हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हम यहाँ से कोई लॉ बना सकें। अब बेटा इसे अगर हम लोग देखें तो इधर से
ये जो हमारे पास है ये चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? रेडियली आउटवर्ड, हमने देखा है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से स्फीयर की सरफेस से इस तरह से बाहर जाएंगी। अब स्फीयर की सरफेस से गुजरने वाला अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहूँ कि स्फीयर की सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, तो बेटा जो फार्मूला है ना, फाई ई इक्वल्स ई डॉट ए, ये वाला फार्मूला लगाने के लिए इसका जो सरफेस एरिया है ये कोई फ्लैट नहीं है, ये कर्व सरफेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जो कि फ्लैट होंगे। फर्ज किया यहाँ पर मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया, उसका मैं नाम डेल्टा A1 ले लेता हूँ। यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया, इसका नाम मैं डेल्टा A2 ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, इसका नाम डेल्टा A3 ले लेता हूँ। सो यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट हम लोग ले ले, लेंथ एलिमेंट नहीं बेटा, एरिया एलिमेंट, इसका नाम डेल्टा A4 ले लेते हैं। सो ऑन, ये यहाँ पर कोई एरिया एलिमेंट है, इसको मैं क्या लेता हूँ, डेल्टा AN। अब मैं क्या करूँगा, तमाम पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करके इन तमाम एरिया एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करूँ तो टोटल सरफेस एरिया। अब मैं हर एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग से कैलकुलेट करूंगा इस फार्मूले को यूज करते हुए, और उन्हें एड अप कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से जो गुजरा है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब अगर ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एरिया एलिमेंट ले लें, फर्स्ट क्या ये ले लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अलोंग रेडियस है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है। और अगर मैं नॉर्मल टू द एरिया की डायरेक्शन लूँ तो वही वो भी कुछ यही आएगी। तो मुझे पता चला कि वेक्टर इस तरह किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और नॉर्मल टू एरिया की डायरेक्शन भी ये है। लिहाजा मुझे पता चला कि एट एवरी जो एरिया एलिमेंट भी हमने लिया किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो एरिया एलिमेंट की नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे जो है वो पैरेलल रहेंगी, क्योंकि हर पॉइंट पर एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। लिहाजा नॉर्मल टू द एरिया विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अब मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है, तो पहले एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा एरिया एलिमेंट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीसरा एरिया एलिमेंट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो ऑन। There are n area elements in which we have divided the surface। तो पहले के लिए क्या होगा, E डॉट डेल्टा A1, E सेम रहेगा सभी के लिए क्योंकि E की वैल्यू जो है वो सेम। दूसरे के लिए क्या होगा, E डॉट डेल्टा A2। तीसरे के लिए क्या होगा, E डॉट डेल्टा A3, सो ऑन। अगर हम nth के लिए चले जाएं तो क्या आ जाएगा, E डॉट डेल्टा AN। अब बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ E डॉट डेल्टा A1, तो क्या लिखूंगा, E डेल्टा A1 कॉस थीटा है ना, तो थीटा क्या है, हर पॉइंट पे जीरो है, हमने यहाँ पे देखा। दूसरे में क्या होगा, E डेल्टा A2 कॉस जीरो, सो ऑन। आगे चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, E डेल्टा AN कॉस जीरो। अब अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो एक तो E कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN। और दूसरा cos जीरो भी कॉमन आ रहा है, cos 0 डिग्री 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 सो ऑन डेल्टा AN। तमाम एरिया एलिमेंट्स के एरिया को जमा करूंगा तो इस सरफेस का, इसका जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया बन जाएगा, पूरे सरफेस का एरिया निकल आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज को ऐड कर दूंगा पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया के ये इक्वल आएगा। अब बेटा हमारे पास वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है,
E into surface area of the sphere, and surface area of the sphere का बेटा फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, याद रखें। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है कि Q ओवर r स्क्वायर, हमने पहले लिखी हुई है, आपको पता है। और सरफेस एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर इस r स्क्वायर से कैंसिल, और k की वैल्यू हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ी थी, क्या होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू है मल्टीप्लाई बाई 4 पाई है, तो 4 पाई से कैंसिल, तो पाई ई की वैल्यू हमारे पास बेटा कुछ आई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज, सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा यहाँ पे वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, कि वहाँ पे चार्ज कितना अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट हमें शो कर रहा है कि ये उस चार्ज की वेसिनिटी में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई और मीडियम होता तो एप्सिलॉन आर भी आता था। इसका मतलब ये हुआ, ये वाली इक्वेशन ये सुजेस्ट हमें कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जैसी मर्जी हो, अगर उसके अंदर चार्ज की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, तो यही सजेस्ट कर रही है। अब ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हम लिखते हैं ई डॉट ए, ऐसे ही लिखते हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ज्योमेट्री पे डिपेंड ना करे, ज्योमेट्री चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो बेटा इसे शो करने के लिए ये हमने एक फिगर यहाँ पे डाली है। अगर आप देखें ये अंदर एक स्फीयर है, बाहर एक इरेगुलर क्लोज सरफेस है। अगर आप देखें तो जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से गुजर रही हैं वो सारी की सारी फील्ड लाइन बाहर वाली जो एक इरेगुलर क्लोज सरफेस है उससे भी गुजर रही हैं। उन फील्ड लाइंस की तादाद को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो लिहाजा दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम। और कहेंगे कि सर ऐसा हो कैसे गया, हाउ इट इज पॉसिबल कि दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम हो। बेटा ये बड़ा सिंपल है। अगर आप ये अंदर वाले सरफेस पे थे ना, तो ये चार्ज के करीब है ये सरफेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, यानी बाहर वाली सरफेस पे यहाँ पे आते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ पे स्फीयर की सरफेस पे रहते हैं ये जो अंदर है ग्रीन वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, तो इक्वेशन को देख के तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एरिया भी है। अब देखिए इस स्फीयर का एरिया कम है क्योंकि इसका रेडियस कम है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर बाहर वाली सरफेस पे चले जाए तो इसका एरिया ज्यादा है। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, वहाँ पे एरिया की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और दोनों का रिजल्टेंट सेम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। के सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, उसके अंदर चार्ज कितना है, एंड द मीडियम, कि उस चार्ज के मीडियम कौन सा है। ठीक है बेटा, ये तो था कल का लेक्चर, जो कल हमारा रिकॉर्ड नहीं हो सका था सही तरीके से, आज हमने दोबारा इसे एक तो रिवाइज किया और रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, इसकी हेडिंग को बड़े गौर से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। जब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के अंदर एक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग नंबर ऑफ चार्जेस, एक से ज्यादा चार्जेस, इसे हम पढ़ेंगे। और इसके लिए हम एक लॉ बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गॉसेस लॉ। कहते हैं गॉसेस लॉ। तो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर गॉसेस लॉ पे है। ये क्या है बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, आप इसे देख सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Qn सो ऑन। जब हमने इन तमाम चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो वी विल कंसीडर ईच चार्ज एज इंडिविजुअल चार्ज, जैसे हर एक अलग अलग पड़ा हुआ। फर्ज किया Q1 अलग से चार्ज पड़ा है, तो सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी हमने यहाँ पे लिखा वो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर Q2 चार्ज अकेला हो तो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा।
और Q3 अकेला चार्ज हो तो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरह हर एक का अलग अलग से हम फ्लक्स निकालेंगे इंडिविजुअली, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, और तमाम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे ना बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो अगर आप तमाम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहते हैं तो यानी पहले तो एक के लिए निकाला था, अब समान चार्जेस है सभी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके जमा कर लो, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तीसरा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा अगर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी ब्रैकेट में Q1, Q2, Q3 एंड Qn। बेटा अगर आप जरा गौर करें कि ये है क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर तमाम चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स का सम है। मैं इसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मीन कल भी मैंने आपको बताया था, एक फुटबॉल की तरह की, एक क्यूबिकल बॉक्स की तरह की, जिस तमाम साइड में क्लोज। तो Q1, Q2, Q3, Qn सभी को ऐड अप करूंगा तो इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं तमाम चार्जेस की मैग्नीट्यूड का सम आ जाएगा। तो मैं इसे तमाम चार्जेस की मैग्नीट्यूड के सम को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ऐसे है, तमाम चार्जेस की मैग्नीट्यूड के सम को मैं कैपिटल Q लिख सकता हूँ। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है phi E is equal to 1 over epsilon naught into Q, इसे जरा गौर से, दिस इज नोन एज गॉसेस लॉ। ये हमें क्या कहता है, हमें ये बताएगा द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द नंबर ऑफ चार्जेस, इसमें ज्यादा चार्जेस हों, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई को हम कहते हैं टाइम्स 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। यानी उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसे 1 over epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। दिस इज नोन एज गॉसेस लॉ। इनके कहते हैं गॉसेस लॉ कहते हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या हुई आपसे पूछिएगा, सबसे पहले आपके लिखने का तरीका क्या है, गॉसेस लॉ आ जाए तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या होगी, the electric flux through a closed surface enclosing number of charges is equal to किसकी इक्वल होगी 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। फिर आपने इसका प्रूफ लिखना है बेटा। तो ये जिस तरह हमने ये प्रूफ किया आप इसे इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब बेटा बात ये है कि गॉसेस लॉ हमारे पास आ गया, गॉसेस लॉ क्या आया 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, या सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ Q over epsilon naught। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है E डॉट A इक्वल्स Q over epsilon naught। अगर बेटा हम गॉसेस लॉ को यूज करें और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाए तो बेटा हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन कर सकते हैं। क्या डिटरमिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसी को कल हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि ये फाई ई इक्वल होता है ना, फर्स्ट किया ई ए लेट्स फॉर कॉस 0 है तो ई विल बी इक्वल टू फाई ई ओवर ए, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ, तो आप कहोगे कि यूजिंग गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चल के हम इसकी 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है बेटा, इसके साथ ही
ये एक आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बुक दी है ना हाउस ऑफ फिजिक्स वालों की, उसने साथ एक अच्छी बात ये है कि उसने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, मैं भी डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन सुनिएगा बेटा। इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed by the surface? बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है क्या, क्या ये सच है कि गॉसेस लॉ ये स्टेट करता है कि फर्ज किया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके गिर्द ये एक क्लोज सरफेस है, ये मैं लगा सर कर रहा हूँ लेकिन है सरफेस पे, सरफेस और सर्किट में प्रॉब्लम है। कहता है कि इसकी जो ये चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बेटा। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आउटवर्ड हैं, जो इलेक्ट्रिक गॉसला में ये कहता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो डिपेंड वो इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। बेटा ये बात ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गॉसला क्या है, 1 ओवर या क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ पाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। 1/एप्सिलॉन नॉट और इक्वालिटी को खत्म करो तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है बेटा, ये है आज का लेक्चर, इसे आप लोग प्रिपेयर कर लें इंशाल्लाह। बाकी कल करेंगे, ये उधर आपके चैनल पे भी मैं इसे अपलोड कर दूंगा और चैनल का मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ आप लोग। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।